और इसके बाद इस दिव्य ऊर्जा को हम अब देने जा रहे हैं अपने स्वयं के अस्तित्व को। वो अस्तित्व जो हमारे सामने हमारी अक्ष के रूप में उपस्थित है। इसी अस्तित्व की खातिर हमने न जाने क्या क्या किया है। इस अस्तित्व को पूरी तरह से एनर्जाइज करेंगे। अब जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं इस अपने अस्तित्व को देने के उपरांत, अब इस शिवलिंग के पास सूक्ष्म अवस्था में बैठे बैठे अब हम ये प्रसाद आपस में एक दूसरे के साथ बांटेंगे। यानी इस कलेक्टिव में शेयर करेंगे। जो भी प्रसाद हमको प्राप्त हुआ है अब इस प्रसाद को जो YouTube पर जुड़े हैं लोग, इस वक्त इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अब उन सबके सहस्त्रार और हृदय में इस प्रसाद को प्रवाहित करेंगे।
अब चौथे चरण में इस प्रसाद का वितरण हम उन साधक साधिकाओं के सहस्त्रार हृदय के द्वारा करेंगे जो इस कलेक्टिव से आने वाले समय में जुड़ने जा रहे हैं। अब इस दिव्य ऊर्जा को इस होटल के सारे स्टाफ के सहस्त्रार में प्रवाहित करेंगे। गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों ने झपकी ले ली है लगता है। चैन मिल गया ना भोले बाबा के पास, नींद आ गई, थके हुए हैं नहीं। कैसा लगा ये चरण, उनके सानिध्य का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का? अरे एक जगह तो रह गया, अपने घर तक तो पहुंचा दो प्रसाद। ना तो माँ वैष्णो का प्रसाद पहुंचाया है, ना ही बोले ना चलो घर पे भी चलते हैं। हाँ पूरी दौड़ रही थी। हाँ जी, तभी तो बोला था जब फील होने लगा।
मैंने लगता है खुद शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। स्टार्टिंग होते ही एकदम से ठंडा हो गया। एकदम स्टार्टिंग में आपने बोल दिया था ऐसे गुहा में जा रहे हैं, ऐसे लगा मुझे। हाँ तो मतलब गुफा में, हाँ ऐसा मराठी में बोलो। सह्याद्री में बहुत सारी गुफाएं हैं, है ना। सह्याद्री महाराष्ट्र में है, वहाँ पे जाते हैं लोग, रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं सह्याद्री हिल्स पे। चलो घर पे तो दे दो, घर वाले कहेंगे कुछ दिया ही नहीं हमें, तो तुमने प्रसाद ला के ले लेना यहाँ से वो दाने वाने। और रात में हम बात कर रहे थे दीदी, कि जहाँ से प्रसाद ले जाएंगे माँ के आगे रख देंगे, वाइब्रेट हो गया प्रसाद। हो गया, हाँ उनके चरणों से प्रसाद हो गया है वाइब्रेट। ये एक्चुअल वाइब्रेशन हो गए, कम से कम इस बहाने ही सही, चला तो जाएगा। चलो फिलहाल ये वाला प्रसाद तो दे दें, निराकार वाला। अब दोनों को इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। अब देखो, माता पार्वती और पिता महादेव हैं, कंबाइंड प्रसाद देते हैं। चलो घर को अर्धनारीश्वर का प्रसाद, दोनों का मिला जुला। घर के कोने कोने को एनर्जाइज कर दीजिए। जो आपके प्रिय हैं उनके घरों में भी पहुंचा दीजिए प्रसाद।
और अब फोकस करेंगे हम पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और इनके जो सोर्स हैं टेररिस्ट के, टेररिस्ट प्लस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले, उन सब के आज्ञा पे ये ऊर्जा को हम प्रवाहित करेंगे, प्रभाव रखेंगे परमेश्वरी से इस पूरे क्षेत्र में, पूरे JNK लद्दाख तक कहीं भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसे लोगों को माँ डिस्ट्रॉय कर दीजिए। इस फीलिंग के साथ में अटेंशन वर्क। कैसा महसूस हुआ? घूमाए कश्मीर? भैया फ्रंट आ गया फिर थोड़ा खिंचाव सा महसूस होता है। तो जा ही रहा है भाई। अपनी एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आंखें एकदम ठंडे हो गए, आंखें। हाँ, ये जो मैं अपने यहाँ कटरा वाले घर में दूसरा था ना कोई तब ठीक था, लेकिन जब उधमपुर वाले घर में कहाँ पे? उधमपुर में जो मेन घर, हाँ हाँ, वहाँ पे जब मैं ऊंचा बिल्डिंग था तो मेरा ना इसका फेस ना सिर्फ यहाँ पे थोड़ा गर्म कोई बात नहीं। हैं? वहाँ आप लेते ही ना
एक्चुअली जैसा एटमॉस्फेयर जैसा भी है वहाँ पे वो आपको महसूस हुआ है? अपने अपने घरों में गए, आपको कैसा लगा? बढ़िया। मेरा सोलापुर के घर में एकदम अच्छा लगा। हमारा घर है ना सोलापुर में, पुणे के घर में ना भी लगी और विशुद्धि थोड़ी ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? फेस हाँ जी, सिर्फ फेस। भाई देखो चेहरे पे क्या क्या है, आप देख लो। आज्ञा का हिस्सा, विशुद्धि का हिस्सा, तो इन दोनों चीज़ों में यहाँ थोड़ा सा कुछ है, यानी कि आज्ञा में आने के कारण थोड़ा वहाँ पर थोड़ा बहसा बहसी, कहना सुनना, है ना, कर्कश भाषा, जोर से चिल्लाना, फिर उसके बाद गिल्ट का होना, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट है। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना पूरा ये सारी चीज़ें। वैष्णो देवी का सुबह किया ना हमने मेडिटेशन, वैष्णो देवी का हाँ, और अमरनाथ, दोनों के सेम वाइब्रेशंस थे। सेम थे। हाँ, सेम लगे। जगह तो थोड़ी बदली भी होगी, हाँ, लेकिन सेम थे वाइब्रेशंस। नहीं वाइब्रेशन की इंटेंसिटी तो आपको ऐसे तो सेम लगेगी, और डेप्थ में जाएंगे तो उसकी थोड़ा सा अंतर ज़रूर मिलेगा, हल्का फुल्का अंतर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ना दोनों। उनका एक जो स्रोत है वो अलग है। जब वैष्णव माँ मध्य हृदय की स्वामिनी है तो वो लेफ्ट हार्ट के स्वामी हैं, सहस्त्रार के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा अंतर आपकी उसकी तासीर में अंतर महसूस कर सकते हैं। इसीलिए तो बहुत बारीकी से बार बार अभ्यास करना चाहिए घर में भी। क्या अच्छा, अब हम जो है ना इस वाले पे लगाएंगे, अब पूरा अलर्ट हो गए, देखिए कि हो क्या रहा है मेरे अंदर, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो बहुत सारा ज्ञान आपको यहीं से मिलेगा। ऐसे ही मिल जाएगा ज्ञान, सब चीज़ समझ में आने लगेगी। ये अच्छा, ये यहाँ, ये यहाँ है। वो गलत कर रहे हैं ना, एंटी गॉड, सहस्त्रार के खिलाफ काम कर रहे हैं, एंटी गॉड काम कर रहे हैं, मार रहे हैं लोग, हत्याएं कर रहे हैं, तो ये तो सहस्त्रार स्वामिनी के अगेंस्ट हो गया ना पूरा। तो इसलिए उनका रिफ्लेक्शन आया है। हमने तो अपना काम किया जिम्मेदारी समझ के, अब वो जैसी स्थिति है वो जाने, हमने तो उन्हें हैंड ओवर कर दिया कि आप जानो। तो उन्होंने, माँ ने, परम चैतन्य ने आपको लक्षण भी दिखा दिए कि वो एंटी क्रिएटर काम कर रहे हैं। भाई किसी की हत्या कर रहे हो आप, तो भगवान के खिलाफ हो गए ना, सीधे एंटी गॉड हो गया ना टास्क। वहाँ बैठ के जो ध्यान किया था, लगभग सेम ध्यान किया था। निशा का टैली हो गया। मैं ये सोच रही थी कि मतलब इससे बात होना था ज़्यादा अभी, इसलिए कलेक्टिव ध्यान भी हो गया। और तुम्हारी हृदय की इच्छा होगी, यहाँ हो गया ना। भैया मैं ही आई तो तब मेरे अंदर भी आया था। देखो आपकी भी इच्छा भी पूरी हो गई, सब चीज़ कवर हो जाएंगी, आपका कुछ छूटेगा नहीं। ये भी मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर जो भी भाव रहे, हो सकता है आप वहाँ से चल रहे हो, भाव थे यहाँ के भूल गए, पर सिस्टम ने नहीं भूले, और डिवाइन सिस्टम ने उन्हें पकड़ के रखा है। चलो उस पर भी होगा काम, और अपने अपनी उसका एक अपनी सीरीज़ है, किसी सीरीज़ में होगा वो, वही जाने, उनकी मर्जी है। कौन सी चीज़ कब आएगी कोई नहीं जानता। जब वैष्णो देवी का किया था सुबह, तो इतना शक्ति का एहसास हो रहा था कि एक पावर हो गई है। और अभी जो अमरनाथ पे गए, सहस्त्रार पे, जैसे फूल नहीं खिलता है, नक्षत्र प्रेम का एहसास, और वो खुलते हुए मतलब फील हो रहा था कि जैसे फूल खिल रहा हो, और अच्छा सा प्रेम का एहसास हो रहा। अब श्री महादेव तो हिमालय के ही स्वामी है। वहाँ पे भी जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ ना, तो शरीर एकदम शीतल होता चला जाता है। अच्छा, मैं कभी गया नहीं, मैं हर बार सोचता हूँ मैं यार बड़ी भीड़ होगी, रहने दो। मन नहीं करता। भीड़ एहसास करके ही मन खराब हो जाता है, यार नहीं जाना वहाँ पे। तो हमने चलो ऐसे ही हुआ हो। आपने दो धाम तो हो गए भैया, बैठ के ही हाँ, 2 धाम की यात्रा हो गई। केदारनाथ सातों धाम करके जाते हैं।
जिस रीजन में जाते हैं वो वाले धाम कर लेते हैं, मतलब बड़ा खर्चीला हो जाएगा, बहुत पैसे लगेंगे। ऐसा हो लग रहा था इसमें अचानक से आ गया, हैं? मतलब इस भीड़ को देख के ऐसे लग रहा था पहाड़ पे जाके कहीं और ही ध्यान कर लेते। वही तो, यहाँ ऊपर चलते ऐसा है कि वो कोफ्त हो जाती है भीड़ देख के, अरे यार कितनी भीड़ है, और एक इतना सुंदर स्थान, वहाँ इतना भरपूर भीड़ ही भीड़ है, वो समझ नहीं आता। केदारनाथ को जाएंगे? हाँ जी, केदारनाथ अब नहीं जाएंगे, केदारनाथ वाला हो चुका हमारा पहले। केदार में तो वही बैठे हैं, केदार में तो वही बैठे हैं जो हम लोग बैठे हैं। हैं? शुरू होने से पहले बोल दिया पर ठंड बहुत है। तभी तो मैंने कहा रजाई मंगाऊं। मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है मजे की। इस बार 12th वर्कशॉप में आपको ऐसा नहीं लग रहा एक जैसे सेलिब्रेशन मोड हो गई, रियलाइज हो रहा है? अभी तो पार्टी बाकी है। पार्टी तो बिल्कुल मिलेगी, वही बता दो, पार्टी तो पक्का थी। तो इस बार सेलिब्रेशन मोड फील हो रहा है ना, जो वहाँ नहीं था। तो कुछ विशेष कृपा है उनकी, माँ वैष्णवी की। ये जयपुर में बहुत सीरियस वाला, हाँ, काफी गहन और बहुत चिंतन और काफी कंसर्न वाला कंट्री की वेलफेयर समय भी वही था, समय भी बहुत सीरियस है। यहाँ सेलिब्रेशन मोड में इसलिए है कि आपको हर प्रकार का आनंद आ रहा है। आपको दिव्य आनंद भी मिल रहा है ऊर्जा के रूप में, आपको वातावरण का आनंद भी मिल रहा है, आप अच्छे एक सुंदर से स्थान पे हो, क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है इस वक्त, मज़ा आ रहा है, ना गर्मी लग रही ना सर्दी लग रही। और ऋषिकेश में धुलाई लगी थी भैया। धुलाई हो रही थी, तपाया बहुत है वहाँ, तपे भी तो हो धूप में, भाई 2-2.5 घंटे बिल्कुल चिलचिलाती धूप में बैठे हुए थे। और सबको मजा आ रहा था धूप में भी। इधर तो जब से आए हैं ये वाली चोटी में मैंने देखा क्लाउड हमेशा ही है, चाहे रात को भी देखा इस पे रहते हैं भवन वाले, उस पे अक्सर रहते हैं, घिरा ही रहता है ये भवन पे। मुझे ऐसा लगता है इसलिए घिरा रहता है, ये परम चैतन्य है जो उनको कवर करके रखते हैं। अगर आप उन पे भी आपको ऐसे ही कई बार मिलेगा, जैसे कि श्री महादेव के स्थान है पहाड़ों में, अक्सर वो क्लाउड में रहते हैं। जैसे केदारनाथ वैली है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड में घिरी हुई होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बद्रीनाथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन केदारनाथ में होता है अक्सर। आप ढके ही नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर ढके मिलते हैं, क्योंकि उनका साक्षात स्थान है ना। हम हजरत बल बोलते हैं ना कश्मीर में, हाँ जी, हजरत अली का बाग है ऐसे बोलते हैं। मुझे पता नहीं, होगा, मुझे पता नहीं। अच्छा, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है इस दरगाह हाँ, कश्मीर में? हाँ इसलिए अच्छा। हजरत में मंदिर में ऐसे कांच के पेटी में रखा है। हाँ भाई, वो तो सारी जगह। चलिए, अब मैं आप लोगों से वो मुखातिब होता हूँ। अब आप लोग अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहें तो आ जाइए। अभी तक तो ये चला सेशन। कोई भी चीज़ यू वांट टू शेयर? भैया जी, मैं अराउंड 23-24 का होगा, हैं? थोड़ा यंग एज में था मैं। अब थोड़ा सा आगे को आ जाओ, वरना बहुत दूर हो। हाँ जी, बताइए। जब मैं यंग एज में था
तो मेरे को डर तो कभी किसी चीज़ का रहा ही नहीं। तो यही रहता था कि भाई या तो अपने गलत कर्मों से डरो या ऊपर वाले से डरो। भैया ऊपर वाले का डर रहना जरूरी है, इससे तुम गलत काम ना करो। बाकी मेरे को किसी चीज़ का कभी डर नहीं रहा। तो क्या होता था कि एक इंसिडेंस हुआ मेरी लाइफ में, उसमें क्या था कि एक मज़ार थी, तो मज़ार के पास ही वो कहीं हुआ था। तो सब लोग डरते थे उसके पास जाने से, कहते भूत लग जाएगा। सब कहते थे इधर से नहीं जाना, ये नहीं करना। भूतों को भूत लगते हैं क्या, देखेंगे कौन सा भूत है। वो पोजीशन रहती थी मेरी। तो कभी डर मेरे को लगा नहीं, सेंस में आने से पहले भी कभी नहीं लगा। हाँ तो फिर आगे बस यही बताना था। खत्म। तो यार मैं अब शुरू हो रही है, सुनेंगे क्या कह रहे हैं। मेरा भी ध्यान मैंने कहा अरे बढ़िया, आप बता रहे हैं। रास्ता ही बता दो कहाँ से मैं कहता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जो लोहे का पुल है ना, लोहे का पुल जहाँ खत्म होता है, एंडिंग होती है, वहाँ से लेफ्ट को टर्न करते हैं, राइट साइड में बाजार है, वहाँ का इंसिडेंस था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से डरते डरते जाते थे। कुछ ऐसा हुआ था कि वहीं से इसलिए चलने के कुछ टाइम के बाद मैं निकल के गया। मैंने कहा देखें कौन सा भूत है यार, देखते हैं। मेरे को लगे भूत कैसे लगेगा, वो फीलिंग रहती थी अंदर। चला गया ना हाँ, भूत, चला गया ना। आया ही नहीं था मेरे पास तो। देख लो बराबर में किसके बैठे हो। यह चीज मेरे अंदर आ रही थी। तो भूतों के भूत थोड़ी लगते थे। सरनजीत जी होशियारपुर का भूत और किधर चला गया। सरनजीत जी आपके पास कुछ अच्छे अच्छे अनुभव हैं, कुछ तो आपने जयपुर में सुनाए थे। कुछ आ रहा है तो डायश इधर को आ जाएगा। नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा जो जयपुर में मैंने सुनाया था एक तो मैंने वो सुनाया था, बताया था कि जैसे मरते को जिंदा कर दिया। वो तो मैंने बताया था जब मैं स्टार्ट मतलब शहर में आया ही था तो 2005-06 उस टाइम की बात है। तो फिर मैंने जयपुर में सुनाया। फिर मैं वापस जयपुर सुनाने के बाद जब गया ना तो एक बार फिर ऐसे ही जूम सेशन और ये सब अटेंड करके मैं ऑफिस से आ रहा था। तो ऑफिस से आ रहा था ना तो फिर ऑफिस से आया तो हमारे ऑफिस में जाए तो एक CRL है, उसके सामने से होके हमारे ऑफिस घर की तरफ रास्ता है। मैं कार से अपना वैसे से आ रहा था और मेडिटेशन का वो चल रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने साइड में देखा, साइड में फिर वहाँ पे ना एक भीड़ सी हो रही थी और वहाँ पे मोटरसाइकिल मैंने देखी गिरी हुई थी, बंदा गिरा हुआ था। फिर मिल गया। फिर वो मैंने कहा पता नहीं भैया वो तो 10-15 साल पहले की बात है, अब पता नहीं क्या चलेगा या नहीं चलेगा। मैं अपना आगे चला गया आधा पौना किलोमीटर। फिर मैंने कहा मन नहीं कि वो बच्चा पता नहीं किसका होगा, पता नहीं कहाँ काम करने आया है, दिल्ली काम करने आया है क्या। तो फिर मैंने जो है वहाँ से वापस मोड़ी मैं तो अभी 1 किलोमीटर वापस आया तो तब भी अभी वही वो ऐसे ही गिरा पड़ा था, लोग ऐसे साइड में बैठे हुए थे। तब मैंने कहा चलो देखते हैं भैया। पहले तो ये एक्चुअली जयपुर में सुनाने के बाद ना मेरे को वो रिवाइव हो गई है। अच्छा तो फिर मैंने कहा चलो फिर देखते हैं अभी भी आए, अभी कुछ जान है हाथों में। अभी हाथों में जान तो पूरी लग रही थी। अच्छा। मैंने कहा यार वो तो मेरे को कुछ देला नहीं आता, तब पैसे उठा दिया था। अब तो कुछ खा गया। तो इतना कर लिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा। तो एक हाथ से मैंने पकड़ा तो उसकी आंखें खुल गई, फिर चल गया। बैठ गया। पहले तो दोनों हाथों से पकड़ा था, जब तब किया था तब ऐसे पकड़ा, अब पावर बढ़ी हुई थी, फिर ऐसे पकड़ा। तो वो अब की बार मैंने सिर्फ एक ही हाथ पकड़ा, पावर बढ़ गई। तो वो फिर वो जो है वो खड़ा हो गया। फिर वो जो है मैंने उसको पानी वानी पिलाया और फिट हो गया। तो मैंने ये देखा कि ये जो है ये इतने साल 10-15 साल जो है ऐसे उसके बीच में सेम इंसिडेंट हुआ
तो वो लेकिन अभी भी चलता है वो, चलता है। हाँ वो चलता है, वो होता है उससे। तो वैसे तो हो सकता है कि हम सब लोग ये करते होंगे, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया और शेयर किया तो वो पक्का हो गया। शेयर करने के बाद ना वो पक्का हो गया, कंफर्मेशन मिल गई अभी भी है। तो दोबारा मैंने किया तो लगा कि ये जो चैतन्य है ये बड़ा पावरफुल, इसमें बड़ी पावर होती है, लेकिन हम जो है इस चैतन्य की पावर को महसूस नहीं करते। और क्योंकि ये हमारे साथ रहता है, इसको आप एक्सप्रेस करो, इसके ऊपर विश्वास करो, विश्वास ही नहीं होता, इसके ऊपर विश्वास करो और आप आगे बढ़ो, तब ये आपको अपने रंग दिखाता है कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। तो वो जो विश्वास इसके ऊपर करना है ना, वो हमारे अंदर कमी रह जाती है। अदरवाइज चैतन्य तो आता ही है, सब हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो चीज़ एक पक्का जो ठप्पा लग जाता है ना कि भाई हाँ ये इसमें पावर है, तो वो पावर एक बार दोबारा उसको महसूस किया। तो बहुत सुंदर, तो आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया। चैतन्य पे विश्वास करो, जो सकारात्मक करना चाहते हो होगा, पर हैव फेथ। अब होता क्या है कि सहज में जुड़ने के बाद एक लंबा पीरियड हो जाता है। शुरू में आप देखेंगे बहुत विश्वास होता है चैतन्य पे, जैसे जैसे टाइम बीतता है चैतन्य का विश्वास हमारा कच्चा हो जाता है, शंकित होने लगते हैं, यार पता नहीं, क्योंकि खुद अंदर की उथल पुथल से गुजर रहे होते हैं, है ना, और अंदर की बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी लग रही होती हैं, यार पता नहीं क्या हो गया, कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, है ना, तो वहाँ विश्वास कमज़ोर हो रहा है। लेकिन चैतन्य तो जैसा था पहले, जैसा है और जैसा आगे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो वी हैव फेथ। अब भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। पहले मुझे लगता है ये रीज़न था कि पहले जितना संघर्ष था वो बाहरी था, अब जो संघर्ष बाहर का तो खत्म हो गया, अब जितना संघर्ष है वो आंतरिक है। अब हमें पता पड़ गया कि हमारे दुश्मन हम खुद ही हैं, कोई बाहर हमारा दुश्मन नहीं है। सच्चा पता लग गया ना। हाँ। अब किसी को नहीं कहेंगे ना आप, ये तो उसका पता ही- टेंशन मेरे प्यारा गड़बड़ कर रहा है। देखिए मैं बताऊँ होता क्या है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि बहुत सारी हमारी कंडीशनिंग है जी, हम हमारा समर्पण तो हम मानते हैं कि पूरा है, पर कुछ कंडीशनिंग तो फटाफट खत्म हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, मेरे को शहर में 32 साल हो गए, 30 साल तक कभी कभी जब डिप्रेशन होता था या कुछ चिंता होती थी तब हम भी फूड स्टॉकिंग करते थे, कैंडलिंग करते थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन से मैंने वीडियो देखने शुरू किए, 2 साल हो गए होंगे करीब, उसको 1.5-2 साल हो गए होंगे, तब से लेके अब तक ना तो एक बार फूड स्टॉकिंग करी, ना एक बार कैंडलिंग करी, ना एक बार कोई शू रीडिंग करी, ना कोई पेपर बर्निंग करी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इंटरनल अभी भी जैसे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे नेगेटिव इंसिडेंसेस मेमोरी में इतने डीप रूटेड हैं, उनका इफेक्ट जो है वो 90% खत्म हो गया, 10% अभी भी है। तो कुछ कंडीशनिंग तुम्हारी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है कि उसको खत्म तो हो रही है लेकिन टाइम ले रही है। तो आउटर वर्ल्ड में हमें लगता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट फटाफट आ जाता है, पर हमारी चेतना जो है वो बड़ी धीरे धीरे विकसित होती है। बाहर के रिजल्ट बड़े फास्ट मिलते हैं आउटर वर्ल्ड में आपको काम करना है तो, पर जहाँ चेतना का विकास हम करते हैं तो सब फील्ड में रिजल्ट एक जैसी स्पीड से नहीं आते, कहीं बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे कंडीशनिंग ये सब पूरी मिट गई, सहज की कंडीशनिंग जो 30 साल पुरानी वो मिट गई एक दिन में ही। लेकिन कुछ कंडीशनिंग जो वास्तव में तकलीफ दे रही है वो बड़ी धीरे धीरे मिट तो रही है, लेकिन उनका इफेक्ट धीरे धीरे जा रहा है। वो जो संस्कार इंडिविजुअलाइज्ड हुए हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। अब संस्कार, सहज की कंडीशनिंग के संस्कार बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 25-30 साल पुराने हैं, लेकिन जो हम लेके आ रहे हैं पता नहीं कितने युग के संस्कार लेके आए, तो वो इतनी जल्दी से साफ नहीं होते, लेकिन लगातार उसे धारा के नीचे रखोगे हो जाते हैं साफ। बहुत सारे संस्कार हैं, अगर गिनने बैठोगे पता लगा 500-700 संस्कार तो यहाँ बैठे बैठे गिन लेंगे हम, अगर कैलकुलेशन करना शुरू करें। ये संस्कार, वो संस्कार, खाने का संस्कार, सोने का संस्कार, पीने का संस्कार, घूमने का संस्कार, आने का संस्कार, जाने का संस्कार। हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी चीज़ों के कब्जे में घिरे हुए हैं संस्कारों के, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता।
तो ये इतना सारा मटेरियल है, इतनी जल्दी नहीं जाता, लेकिन आपका जो इसका इन्फ्लुएंस है वो घटता है। हाँ, घटता तो है ही। संस्कार नहीं हट रहे, इन्फ्लुएंस घट रहा है, ऐसे समझ लीजिए। एक दिन वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कार हैं भी, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कहीं से कहीं तक भी। जैसे कि अगर आपको चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि तुरंत 2-3 दिन दर्द भी है, प्लास्टर भी चढ़ा हमारा डॉक्टर ने, और उससे उलझन हो रही है, हाथ नहीं चल पा रहा, कुछ नहीं चल रहा। 3-4 दिन तो ये कहानी चलती है, रात को नींद भी नहीं आ रही, करवट लेना चाह रहे हैं, हाथ अटका हुआ है, टांग अटकी हुई है, जहाँ भी चोट लगी हुई है, जहाँ प्लास्टर है। लेकिन अगर 15 दिन बीत जाएँ, कोई प्रभाव नहीं है उस चोट का, ठीक है, टंगे टंगे घूम रहे हैं, पूरी शहर घूमा है टंगे टंगे, दिक्कत कुछ दिन 15 दिन बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी जीवन शैली बन गई 15 दिन के बाद। तो जो शुरू में इम्पैक्ट आ रहा था परेशानी का, अब वो इम्पैक्ट नहीं है। यही होता है। तो हम कहे संस्कार निकल के जीरो हो गए, वो बेसिकली न्यूट्रलाइज हुए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस जीरो नहीं हुई है, वो हैं, पर उनका इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है अब। जैसे कि एक सेंट की शीशी है, अब वो खाली हो गया, एवरेट हो गया, पर शीशी अब भी वही है। तो अब शीशी तो है, पर वो हमें उसका प्रभाव नहीं आ रहा ना शीशी का। ऐसे ही संस्कारों का हाल है, ढांचा रह गया बस, अब कंकाल है, उसमें जीवन नहीं है संस्कार में। अब एक बहुत बड़ा चेंज ये कि पहले जिन चीज़ों को लेके आक्रोश आता था, अब आक्रोश की जगह कंपैशन ने ले ली है। ये चेंज तो है। आक्रोश इसलिए आ रहा था कि किसी समय का आक्रोश है वो, नॉन एक्सेप्टेंस का, या किसी ने दबाया, सप्रेस करके रखा हुआ है, और उस सप्रेशन को आप इजहार नहीं कर पाए, कह नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, निकाल नहीं पाए, वो सबसाइडेड हो गया, ठीक है। और वो सबसाइडेड वाले स्टेट में उसका जो क्या कहना चाहिए सब्सटेंस है, वो आपको प्रिक करता रहता है, बीच बीच में आपके आज्ञा में एक सुई चुबा देता है, तुरंत एकदम लगता है ऐसा 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 ऐसा, फिर गुस्सा आएगा, आप पूरी कल्पना कर लेते हो उसको पीट रहा हूँ मैं, जिसने आपको तकलीफ दी हुई है, मार पीट कर रहा हूँ उसके साथ, उसे उसको जो है बुरा आदत बना दी मैंने। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट को जो उसकी प्रिक हुई आपकी, उसका जो पेन हुआ, उस वक्त तुरंत आपके अंदर एक कल्पना चली कि आप उसे कूट दिया आपने पकड़ के। तो ये जो कल्पना है, ये आपके उस इम्पैक्ट को, उस इमोशन को बैलेंस करने के लिए कल्पना आई। और अगर ये नहीं हो पाया तो सपना देख लिया, खूब पीटा है। तो ऐसा बैलेंसिंग प्रोसेस है, लेकिन सब्सटेंस अब भी मौजूद है, ठीक है। तो क्या होता है जब माँ का प्रेम मिलने लगता है, तो ये सब्सटेंस का जो इन्फ्लुएंस था वो घट जाता है, कंकाल कंकाल रह गया है, आक्रोश उसका कंकाल पड़ा है, वो कुछ कहेगा तो है नहीं हमारे अंदर, क्योंकि कहता तब जब उसमें जैसे कोई चीज़ है, एक चूहा मर गया घर में, अब वो सड़न हो रही है, बदबू पड़ रही है उसके अंदर, बदबू रह नहीं पा रहे उसमें, आपको मिला भी नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए, 15 दिन लगा दिए, चूहा ही नहीं मिल के दिया, मरा हुआ, थक हार के छोड़ गए। अब कभी उसमें सैंड छिड़क रहे हैं, कभी अगरबत्ती जला रहे हैं, कभी धूप बत्ती जला रहे हैं। तो ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम निकाल रहे हैं जिससे उसका जो वो पूरा का पूरा वजूद है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। जब वो कंकाल रह जाता है, उसके शरीर पे खाल भी ख़त्म हो जाती है, बाल भी चींटियाँ ले जाती हैं, तब बदबू उठनी बंद हो जाती है। तो चूहा अब भी पड़ा हुआ है, लेकिन कंकाल रूप में, लेकिन वो स्टिंक नहीं करता। मेरी गाड़ी में आ गया था, 6 महीने खड़ी करनी पड़ी, 6 मंथ, सारी खुलवाली ये वो, पर मिला ही नहीं, कहाँ था चूहा पता नहीं। फिर मैंने कहा क्या करूँ, उसमें मैंने बड़ा कुछ करा, स्प्रे खरीद के लाया, वो छिड़क दूँ, अगरबत्ती धूप बत्ती सब जला दी मैंने, चंदन वाली भी जलाई, गुलाब की भी जलाई, सब कुछ कर ली, पर स्टिंग ख़त्म नहीं हुई। कपूर भी रख दिया,
तो मेरा कहने का मतलब है, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि कंकाल सूखा हुआ कंकाल है, हड्डियाँ उसकी रिब्स रह गई या कुछ भी, उसमें बदबू नहीं आ रही है। चूहा अब भी मौजूद है पर वो बदबू पता नहीं कहाँ पड़ा होगा गाड़ी में वो, लेकिन अब बदबू नहीं आती। तो ये वाला चीज़ हमारे अंदर सेम हमारे अंदर होती है कि धीरे धीरे करके टाइम के कारण उसका सारा चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये टाइम कैसे घटित होता है, ये ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हो लगातार सहस्त्रार में, हार्ट में, तो आप चाहे इसको टेंशन के ज़रिए बैक आज्ञा में ना भी दो, आप ऊर्जा को लेफ्ट आज्ञा में मत दो, लेकिन सेंट्रल हार्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे गाड़ी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होता था ना पेट्रोल कार में, उसमें 4 वायर जाते थे करंट के, तो पहला स्पार्क होता था तो सारा करंट आया डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे डिवाइड कर दिया कहाँ कहाँ भेजना है उसको, चारों सिलेंडर के अंदर भेजना। तो सेंट्रल हार्ट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर। आप इंटरेस्टिंग बात देखो, सेंट्रल हार्ट के ऊपर कितने चक्र हैं, काउंट करो। इसके नीचे कितने चक्र हैं? 3। इसके बाएं क्या चीज़ है? बाएं साइड में क्या है? लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इसका स्टेटस ही कंप्लीट मिडिल और इसका बैलेंस का है। तो जब ये आप कनेक्ट होते हो, आप सेंट्रल हार्ट में आत्मसात करने लगते हो, तो ये चूंकि बैलेंस स्टेट में प्लेस ही उसका बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस को बनाने वाला है। ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम है इसके पास। जब ये सारा करंट सहस्त्रार से डिस्ट्रीब्यूटर में जा रहा है, इक्वली उसको स्प्रेड भी कर रहा है। अब इसकी ईड़ा नाड़ी पे भी सारे चक्र हैं, राइट साइड में भी सारे चक्र हैं, इतने सारे चक्र के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल हार्ट है। तो कहते हैं ना हेड ऑफिस, भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस यहाँ पे है। तो सारा का सारा सप्लाई आपके पूरे सटल सिस्टम में सेंट्रल हार्ट ही करता है। इसीलिए अगर सेंट्रल हार्ट नहीं खुला तो आपके चक्रास और नाड़ियों की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, भले ही सहस्त्रार पे कितना ही वाइब्रेशन आते रहे, लेकिन बात बनेगी नहीं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जब आप सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट से कनेक्ट होते हो तब आपका सिस्टम ऑटो मोड पे है। जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है ये अपने आप उसको नॉरिश करता जाता है। तो जिन लोगों ने खाली सहस्त्रार 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 करके वहाँ टेंशन रखना या वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस करना, बहुत घाटे में रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें सेंट्रल यूनिट तक तो पहुँचाया ही नहीं जो सब जगह सप्लाई करेगा। ये रहस्य मुझे 2000 में ही समझ में आ गया था कि भाई इन दोनों को जोड़ लो और फ्री हो जाओ, ड्यूटी फ्री। जैसे वो विदेशों में ऑटो क्रूज वाली ट्रक होते हैं, ट्रक 1,000 किलोमीटर चल रहे हैं उन्होंने, ड्राइवर के पीछे पूरी एक बिस्तर लगा होता है, क्रूज पर डाला उन्होंने ट्रक को तो सो गए। ऑटो पायलट ट्रक होते हैं, क्रूज पर डाल के एक सर्टेन स्पीड पे उन्होंने फिक्स कर दिया, 80 माइल्स पर आवर मैक्सिमम स्पीड है वहाँ पे। उसके बाद चलान होता है, उस पर डाला उन्होंने, सो जाते हैं वो। और सड़कें भी ऐसी बनाई हैं, अगर किसी वजह से टायर फट गया और ट्रक इधर उधर भी अगर जाके टकराया तो वहाँ पे ऐसे सपोर्ट हैं, वो ट्रक को सेंटर में ले आएंगे, रबर से समझ लो, रबर के, गिरेगा नहीं है, टकरा के वो नहीं होगा। तो ऑटो पायलट पे कर दिया है उसको। अब गाड़ियों में क्रूज आता है, आपने देखा होगा, हाईवेज पे आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, क्रूज पे डाल दो, कहीं 90 की स्पीड मैक्सिमम है तो 88 पे आपने क्रूज डाल दिया और अब आपने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, रिलैक्स होकर बैठे हो, चली जा रही है गाड़ी अपनी स्पीड पे, खाली है। जैसे ही आप पैर रखोगे क्रूज ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा उसे सेट कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये क्रूज कंट्रोल है ऑटो पायलट। आपको अपने यंत्र में कुछ करना ही नहीं है, अब ऑटो पायलट पे पहुंचा दिया आपने। जो एनर्जी सेंट्रल हार्ट में आ रही है ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और यही नहीं कर रहा है, एक सर्किट भी डेवलप कर रहा है
अब इसका एक काम हो रहा है, पूरी घूम फिर के आपके सहस्त्रार के छिद्रों को खोल रही है, ब्रह्मरंध्रों को नीचे से ऊपर की ओर खोल रही है। कुंडली ने भी क्या किया था, छिद्र को नीचे से ऊपर खोला था। अब कुंडली स्टेबल हो गई, आदि शक्ति वहां से कनेक्ट हो गई। कुंडली पूरी की पूरी नहीं आ रही है, जितनी छिद्रों से पास हो सकती है उतनी ही आ रही है। कुंडली को श्रीमाता ने कहा ना 21,000 थ्रेड से बनी हुई है, तो उसके कुछ थ्रेड बाहर आ गए, उन्होंने आदि शक्ति से कनेक्ट किया, एनर्जी का इनपुट लेने लगी। सेंट्रल हार्ट तक आपने अपने फोकस को रखा हुआ है, आपने चित्त रखा हुआ है, चेतना रखी है सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार में, तो वहाँ पर आपकी ऊर्जा भी पहुँच गई है। आप फ्री हो गए। अब सेंट्रल हार्ट चक्र में जो उस ऊर्जा से उसका चलना शुरू हुआ, जितनी फ्रीक्वेंसी उसे मिल रही है उसी फ्रीक्वेंसी में सेंट्रल हार्ट चक्र चल रहा है। मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है। अब 15 एम्पियर का करंट मिलना शुरू हुआ, एक छिद्र और खुल गया, अब वो 15 एम्पियर पे आ गया, उसका थोड़ा चक्कर बढ़ गया। तो ऐसे ही जितने छिद्र खुलते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो ये स्पीड क्या करती है कि यहाँ पे एक जनरेटर है, इंडिपेंडेंट जनरेटर है, जो सहस्त्रार की एनर्जी से ही ऑन होना है, चलेगा ही। फ्यूल है ये, तो आर्टिकल भी लिखा था एक छोटा सा, फ्यूल टैंक आपके सहस्त्रार पे है, जनरेटर वहाँ से चल रहा है। अब ये अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है और वो प्रोड्यूस एनर्जी सारे सिस्टम को नरिश कर रही है। कितने अमाउंट में, जितने अमाउंट में उसे मिल रहा है, सेंट्रल हार्ट को जितना इनपुट मिल रहा है सहस्त्रार से, उसी रेशो में वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए एक डायनोमा चल रहा है, जनरेटर का डायनोमा चल रहा है, अल्टरनेटर, और वो उतनी ही स्पीड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। अब उसको ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगा, ज़्यादा फ्यूल होगा, उसकी स्पीड तेज हो गई, अब उसकी थ्रस्टिंग पावर भी बढ़ गई। अब वो वहाँ ही भेज पा रहा है जहाँ हल्के वाले उस पर नहीं भेज पा रहा था, और ज़्यादा छिद्र खुल गए इस बीच में, और साथ में ये पास भी हो रही है। पहले सारे को नॉरिश करता है, सारी नॉरिश होती है, जो चीज़ खुल जाती है, जो वो भी एक चक्र मोटर चलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी एक छोटा सब जनरेटर लगा है, वो भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो सारी प्रोड्यूस एनर्जी एक स्ट्रीम बनकर या एक धारा बनकर पूरे सिस्टम से निकलकर सहस्त्रार से फिर पास होती है। अब एक सेंट्रल हार्ट चक्र की जो एनर्जी का इनपुट था, अब उसमें बाकी के 6 चक्रों की एनर्जी का इनपुट भी ऐड हो गया, उसकी थ्रस्टिंग पावर और बढ़ गई, और वो उस पावर ने एक आध छिद्र और खोल डाला, एक आध छिद्र खुला, फिर उसी छिद्र से फिर एनर्जी अंदर एंटर करी। तो ये प्रोसेस होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आता है सारे छिद्र खुल जाते हैं, और फिर आपके अंदर तो जनरेटर खोलो, पूरी प्रोडक्शन यूनिट काम कर रही है। अब जो वैक्यूम बनता है, बहुत तेज वैक्यूम बनता है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसको इतनी एनर्जी मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण एक सक्शन पावर जनरेट हो रही है उसके अंदर। वैक्यूम इज सक्शन पावर। और ये वैक्यूम क्यों बन रहा है? ताकि और ज़्यादा एनर्जी का इनपुट वो अपने अंदर ला सके, और ज़्यादा सप्लाई कर सके, और ज़्यादा सहस्त्रार से यूं करके शावर की तरह निकले और चारों तरफ आपको कवर करके ऐसे फेंक दे। अब ये जो ऑरा जनरेट हुआ है आप ही के सहस्त्रार से फूटने वाली एनर्जी का, ये आपका शील्ड है। और फिर और ज़्यादा आपके अंदर इनपुट बढ़ा, और ज़्यादा सक्शन पावर बढ़ी, तो वो जो फाउंटेन है, अब वो शुरुआत में तो वो फेंक रहा था 4 फीट, अब वो फेंकने लगा 8 फीट, फिर उसके बाद 50 फीट, फिर 100 फीट, फिर किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। इस तरीके से एक्सपेंशन आपके ऑरा का होता चला जा रहा है, और जो उसकी जद में आ रहा है वो सब हार्मोनाइज हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है। और इस जद में जो आएगा उसकी कुंडली तो सहस्त्रार पे आनी है, बशर्ते वो बहुत दुष्ट ना हो, जिसने सहस्त्रार पे सील ठोक रखी है।
क्या भाई ये तो खोलना नहीं, एक तो नट बोल्ट भी नहीं, उसने रिबिट लगा दी और उसे भी पीट दिया कि अब वो खुलेगा ही नहीं। और वो लोग होते हैं जैसे हमारे राजा जी हैं, इनका खुलना बड़ा मुश्किल काम है, कई जन्मों में ना खुलेगा इनका कुछ भी, ये तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कितना बढ़िया घटनाक्रम हमारे अंदर चलता है, तो हमारे लिए कितना आसान हो गया है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो क्रूज कंट्रोल पे डाल देना है, बस कनेक्टेड रहना है, बाकी सारा काम ही चलेगा। इस बीच में अब सटल सिस्टम तो ठीक हो गया, पर एक सिस्टम हमारा गड़बड़ाया हुआ है कि मन में बड़े सारे संस्कार हैं, अब इनका क्या करा जाए। अब ये तो सब कुछ होने के बाद भी सहस्त्रार हार्ट कनेक्ट हो रहा है, ऊर्जा भी आ रही है, सटल सिस्टम भी नॉरिच हो रहा है, चक्र भी नहीं पकड़ रहे, पर हमारी चेतना पकड़ी हुई है। चक्र तो छूट गए माँ के प्रेम से, पर चेतना ना छूट रही, क्योंकि चेतना माँ नहीं छुड़ा सकती। चक्रों को ठीक करने का कार्य शिव माता जी का था, उन्होंने एक सेटअप दे रखा है, वो चल गया, लेकिन चेतना को कैसे विकसित करें, ये कनेक्टेड स्टेट में होने के बाद भी विकसित नहीं होगी। तो अब आपको स्क्रॉलिंग करके फाइंड आउट करना होगा मैं कहाँ अटका हूँ, जहाँ अटको वहीं साफ कर दो, जहाँ अटको वहीं साफ कर दो, ये मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए शिव माता जी ने कहा इंट्रोस्पेक्शन करो। भाई ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो घटित होने लगे, पर फिर भी हमारे जो अंदर है चेतना रीति की रीति, जैसे कहते हैं ना नदी में रहकर भी प्यासे, चेतना में तो कुछ आया नहीं करंट। अब चेतना को ऊर्जा नहीं चाहिए, चेतना को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तब ये उन्नत होगी। अब हम क्या करते हैं, कनेक्टेड स्टेट में आ गए, एक फिनोमिना एक्टिव हो गया, पूरा ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम, ये जो प्रोसेस है सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार को। अब उस चेतना को हमें देखना पड़ेगा, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शिव माता जी नहीं करने वाले। अब माँ और क्या करेंगी, इतना कुछ करके दे दिया, आपको घर बना के दे दिया, कनेक्शन लगा दिया बिजली का, सारे घर में कमरे रोशन हो गए, अब सफाई तो हमें खुद करनी पड़ेगी। अब ये जो जिस घर की बात मैं कर रहा हूँ, ये सटल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चेतना रूपी घर की बात कर रहा हूँ। इसका आंगन गंदा पड़ा है, इसके कमरे गंदे पड़े हैं, ये हमें साफ करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक करके जो अंदर, अब साफ कैसे करें, जहाँ अटके हो उसी की सफाई में लग जाओ, फिर वो साफ हो जाएगा। फिर दूसरा देखो कहाँ अटका हुआ हूँ, फिर उसकी सफाई में लग जाओ, फिर तीसरे की धीरे 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 करके चेतना रूपी जो आपका घर है ये भी साफ होने लगेगा, और एक दिन स्वच्छ हो जाएगा, और वो आपकी मुक्ति का दिन होगा, आप मुक्त हो गए। अब आपको कोई समस्या है ही नहीं। अब समस्या बाहर से आ भी रही है, पर आपके महत्व की नहीं है वो समस्या, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो समस्या, आपके उसमें उलझना ही नहीं है, आप अटैच ही नहीं हो उस समस्याओं से। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आंधी आती है, पता नहीं क्या क्या उड़ जाता है, आप देखते हो भाई आंधी रुकेगी तो ये गंदगी हुई है मैं फिर ठीक कर लूँगा। अब समस्या आंधी की तरह आई है, उसे आप रोक तो सकते नहीं, इतना कर सकते हो वो जो गंदगी फैला के गई है उसे साफ कर लो दोबारा, ये काम हमारा है। तो जो इस काम में जागरूकता के साथ करते रहना चाहिए, तभी मैंने कहा ना सुबह उठकर रात तक चिंतन। जो बहुत डिफिकल्ट फेज था वो आपने अभ्यास से साध लिया, सेंट्रल हार्ट भी खोल लिया आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है चेतना की सफाई। चेतना में गंदगी है संस्कारों की, फिल्थ है, डर्ट है, कंटेमिनेशन है। चेतना में संस्कारों की गंदगी भरी पड़ी है, कितने संस्कार हैं, अनगिनत। अब उनको हटाओ। ये इसीलिए अजय भाई ये सबसे टफ काम लगता है, क्योंकि आप दूसरों से लड़ लोगे, माँ के आगे बैठ गए, वाइब्रेशन लेने लगे, बड़ा आसान है ये। अपने से कैसे झगड़ा करोगे जिसे पकड़े बैठे
संस्कारों के कारण आप उन चीजों को जगड़े बैठे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और एक आपके अंदर चेतना आपकी कह रही है संस्कार, छोड़ दे भाई, इसी के कारण दुख है तेरे को, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे। ये द्वंद्व चल रहा है अंदर। और फाइनली आत्मा का कहा मानने लगते हो धीरे धीरे। क्यों मानते हो? आपने कहा ये आत्मा 1 महीने से चिल्ला रही है, सुन तो रहा नहीं मैं इसकी, चलो एक काम करता हूँ, आज मैं सुन लेता हूँ। देख आत्मा बात सुने, तू 1 महीने से कह रही है, आज तेरी एक बात मान रहा हूँ, अगर तेरी बात मुझे ठीक लगी फिर बाकी भी मान लूँगा। महात्मा ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत धैर्य में हूँ, मैं तो सदा धैर्य में रहती हूँ आत्मा, तो चल चल। आपने एक छोटा सा काम किया, बड़ा सुकून सा, ठंडक सा लगा, दिल में बड़ी ठंडक सी आई। ऊर्जा वाली ठंडक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इमोशन थे उसमें थोड़ी कमी आ गई, आपको लगा है तो कुछ बात इसमें। फिर अगली बार आत्मा ने फिर कुछ कहा, ये देखो कोना खराब है, थोड़ा इसे भी साफ कर लें। आपने उसे भी साफ किया, थोड़ा और मज़ा सा आया। धीरे धीरे करके आपको एक आदत पड़ती जा रही है यार, सफाई कर लेंगे, सफाई करते जा रहे हो, चेतना रूपी जो आंगन है वो साफ होता जा रहा है, और जितना साफ हो रहा है उतना प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश ही फैल रहा है लगातार। अब मजा आने लगा यार, ये प्रकाश तो थोड़ा बढ़ गया। प्रकाश का मतलब आनंद, और प्रकाश का मतलब सेंस करने की कैपेबिलिटी भी है। आप किसी को आसानी से सेंस कर पा रहे हो, जिसके बारे में आप जानते तक नहीं हो, वो चीज़ का भी ज्ञान आ रहा है अंदर, क्योंकि चेतना साफ हो रही है। ये प्रोसेस चलते 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 अब आपको एक रहस्य तो समझ में आ गया कि भाई अब मुझे ये तो करना है। और चूंकि ये आंगन इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया समा जाए। और ये जो प्रोसेस है वो अनएंडिंग है, एक संस्कार को खत्म करते हैं, 2 नए खड़े हो जाते हैं, अनएंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि संस्कार ही आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या संस्कार है जो हमें तंग करते हैं। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा ना। अब उसका सबसे अच्छा तरीका है, कोई किसी को नहीं पता क्या संस्कार है, तो बहुत सरल तरीका है, ये देखो अटके कहाँ हो, वही संस्कार है। किस चीज़ में अटके हो? जो सफोकेट कर रही है आपकी चेतना को, वो संस्कार है। बारीक 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 देखते 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 आप उसे हटाते जाओगे, फाइनली हटा ही लोगे ना। नहीं, अब जैसे शुरू में जुड़े थे, थोड़ा पुराने उसमें ले जाता हूँ सर, वर्कशॉप में शुरू में जुड़े, खुश तो बहुत हुए, बड़ा मजा आया, तो बड़ी उत्कंठा थी, अरे तू क्या करता है, तेरे कितने बच्चे हैं, तेरा ये। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे हटे, हर बार कुछ कहा, हटाओ इसे भी, ये भी एक संस्कार है, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। मतलब जैसे कहते हैं ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, सर पे भी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। और क्वेश्चन भी काहे के हैं? संसारी। हर एक के बारे में जानना है, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक इंसान की। तो ये एक संस्कार में उदाहरण दे रहा हूँ। ये वाली चीज़ तो मैंने छोड़ दो भाई, इनमें कुछ नहीं रखा। तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आया यार ये मज़ा नहीं आ रहा, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। पता लगा आधा दिन तो इसी में लगा दिया। ये सरनजीत जी करते क्या है? कितना पेमेंट है, पेमेंट कितना है, ये सब पेमेंट में पूछते हैं। इनका पैकेज कितना है? हाँ। बड़े मज़े से रहते हैं। फिर कंपैरिजन शुरू हो गया। सरन जी ने कहा जी वो ज़्यादा नहीं है, यही कोई 10-20 लाख सालाना है, मेरा तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। सरनजीत जी कैसे किया? अब सारा इसी में लग गए। मिले तो जय श्री माता जी कह के थे उत्थान के लिए, अब लग गए इसमें संसारिक उत्थान कैसे हो, जुगाड़ पूछ रहे हैं। तो ये सारी जिज्ञासाएं इतनी ज़्यादा हो जाती थी, पर ये समझ में आने लगी है ये बाधाएं चूँकि हमारा बहुत कीमती समय खा रही हैं। प्रेशियस टाइम इज बीइंग वेस्टेड, ऑल सब इडियोटिक थिंग्स, इनकी ज़रूरत क्या?
एक सोल से जब कनेक्शन हो गया है, सोल से कनेक्ट हो गए, तो उसके बाहरी अस्तित्व का करना क्या है? व्हाट इज द यूज? क्या करेंगे उससे? उससे कोई बेनिफिट नहीं है। कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे जी रहा है, जैसा उसने व्यवस्था करी वैसे जी रहा है। जो वो व्यवस्था कर चुका है या कर रहा है उसको हम अल्टर नहीं कर सकते, और दूसरे की जानकर अपने को अल्टर नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेंज इज नॉट पॉसिबल, वर्टिकल चेंज इज पॉसिबल। तो हम हॉरिजॉन्टल जो व्यवस्था है उसमें अटके पड़े हैं, दूसरों की, अपनी लापता है पर दूसरों की में अटके पड़े हैं। और जहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ है वो जीरो हो गई है, वो तो है ही नहीं हमारी। हम हॉरिजॉन्टल में कभी लेफ्ट बढ़ रहे हैं, कभी राइट बढ़ रहे हैं, पर इधर की तरफ मूवमेंट नहीं है हमारा। किस कारण से? संस्कारों के कारण। ग्रोथ क्यों नहीं है? बहुत सारे सहयोगी ग्रोथ क्यों नहीं है? वो हॉरिजॉन्टल सेटअप में इन्वॉल्व हो चुके, जो अल्टर नहीं किया जा सकता। दैट इज गिवन बाय योर ओन प्रारब्धा। हाउ कैन यू चेंज दैट? इट इज नॉट पॉसिबल। वर्टिकली चेंज कर सकते हो। पहले अभी ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे आके रह सकते हो, सेकंड फ्लोर पे आके रह सकते हो, थर्ड पे रह सकते हो, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे। ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ काम नहीं करती वहाँ भी रह सकते हो, स्पेस स्टेशन में भी रह सकते हो, बियॉन्ड भी जा सकते हो स्पेस स्टेशन के। ये पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टली नहीं आप चेंज कर सकते, कोई चीज़ अल्टर नहीं कर सकते आप हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल चेंज क्यों नहीं कर सकते? जो माँ बाप दिए हैं बदल नहीं सकते, जो खून के रिश्ते दे दिए वो भी नहीं बदल सकते। अल्टर कर सकते हो क्या? बच्चे को बदल सकते हो किसी के बच्चे से? तो दूसरे का सेटअप देखकर खुद को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, या अपने सेटअप के आधार पे दूसरे को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? जो अल्टर नहीं किया जा सकता वो छोड़ देना है। इसी कारण हमारा कीमती समय यहाँ से वहाँ तक चलने में ही खराब हो रहा है। अब हमें वैष्णो देवी जाना है, पद यात्रा करनी है, तो हम यहाँ से होटल से निकले, चौक में चले गए, चौक से निकल के इधर आ गए, फिर सुबह शाम को चले गए, फिर शाम को आ गए। हम यूं ही घूमे जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ तो जा नहीं रहे जहाँ पे भवन है। नहीं। अब ये जो देवियां हैं इस सारे ऊंचे स्थानों पर बैठी, पीछे से संदेश क्या दे रही हैं? वर्टिकली ग्रो करो। ऊंचाई पे बैठने के कारण क्या बता रहे हैं? वर्टिकल ग्रो करो। माँ ने कौन सा स्थान चुना है अपने रहने का? शस्त्रार्थ। वर्टिकली ग्रो करना हो। भोलेनाथ ने कौन सा शस्त्रार्थ चुना है ना उन्होंने, यहाँ भी वर्टिकल ग्रोथ चाहिए। पर हम इधर उधर में लगे रहो मुन्ना भाई, अभी ये चक्र साफ करो, कभी वो चक्र साफ करो, होंगे तो है नहीं। कॉल पर भी पूछते हैं बेटा क्या करता है, कितना पेमेंट है, कितने फ्लैट है, यही ना। सब्जी क्या किया। तो हॉरिजॉन्टल जो एक हॉरिजॉन्टल में क्या है? अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो तो। हॉरिजॉन्टल में माया है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में माया, यहाँ से वहां तक माया, माया माया, इधर भी माया, उधर भी माया। सहजे पूछते हैं। और वर्टिकल में क्या है? मोक्ष। जो ये माया है उससे मुक्ति का रास्ता वर्टिकल में है, मोक्ष है। तो अधिकतर सहजीव हॉरिजॉन्टल में ही मूवमेंट है उनका, भागे भागे जा रहे हैं। ओ रथ निकालने, माँ का रथ चले आ रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, भागे भागे जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, रथ आया रथ आया रथ आया, यहाँ करो वो करो, प्रसार करो। अरे भाई साहब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इससे कुछ बनने वाली बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार देना है ना, ढूंढो किसको चाहिए। ये क्या विज्ञापन सा कर दिया, ये कर दिया। माँ जब थी साक्षात रूप में उनका मैटर अलग था। माँ स्वयं घर घर में जाती थी। माँ के पोस्टर लगने का मतलब अलग था हाँ।
कि जो डिजर्विंग सोल्स है खट से पहचानेंगी इन्हें, जुड़ जाएंगी। भैया इंफॉर्मेटिव भी होते थे वो। आजकल तो क्या है कि मेट्रो में भी जो है वो जैसे वो एडवर्टीजमेंट होता है ना, उस टाइप से सारा चला रखा है स्टेशन पर हुए में। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, माँ का फोटो पोस्टर लगता था, खींचता था आत्मा को, जो असली सहजे तो आते थे, ठीक है। आते हैं। और एक ग्रेसफुल था, फला जगह पर आना है, वहाँ जाना है। अब ये क्या किया, डिसग्रेसफुल कर दिया, उसे पूरा बारात निकालनी शुरू कर दी। लोग कह रहे हैं अच्छा कोई गुरु की निकल रही है, एक डिजेक्शन से और एक रिजेक्शन से वो फीलिंग आ रही है। तो इतनी ऊंची शख्सियत को उन्होंने सड़कों पे ला दिया। पोस्टर एक अपील थी, माँ कह रही है आजा सोल को, माँ कह रही है आजा, बुला रही हूं तेरे को। दिमाग नहीं पहचान रहा, मन नहीं जान रहा, सोल कुछ जान रही है, लग रहा है भाई कुछ तो है। मेरे साथ तो ऐसी घटित हुआ ना, तो किसी ने कहा वो मेडिटेशन होता है। मैंने अच्छा क्या करते हो, ध्यान करते हैं। कौन से गुरु का, मैंने सेकंड क्वेश्चन था कौन से वाला गुरु, टीवी पे आते हैं उनका। तो पहले मेरा डिनायल आ गया, नहीं यार ये नहीं, टीवी वाले नहीं चलेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले ही डिनायल आया क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कचरा टीवी पे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये वो नहीं है। अच्छा दिखाओ कौन है ये, टीवी वालों को तो मैं जानता था, तुमने देखा ये, हाँ ये इनको तो नहीं देखा टीवी में मैंने। अच्छा टीवी पे नहीं आते, अब मेरा थोड़ी रुचि बढ़ी। मैं कहा टीवी अच्छा, विज्ञापन छोड़ो बेकार है, कूड़ा है यहाँ पे, कचरा। तो मैं कहा अच्छा इनका कोई लिटरेचर दे दो, पढ़ा, मजा सा आया कुछ। और फोटो देखा था तो फोटो का इम्पैक्ट मेरे अंदर आ रहा था, मतलब माँ का फोटो हट ही नहीं रहा मेरे जहन से। अरे यार ये क्या हो गया, मैं जहाँ जाऊँ मेरे जहन में फ़ोटो, ऑफिस में बैठूँ जहन में फ़ोटो। अरे क्या हो गया मुझे, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। और मेरा जो मानना था, जीवन की शैली ये थी, वर्क इज वर्शिप। 15 दिन ऐसे निकल गए, काम भी कुछ नहीं हो पा रहा, सोच भी कुछ नहीं रहा, कर भी कुछ नहीं रहा। आखिर में हूँ कहाँ, मैं अपने से कह रहा हूँ वेयर आर यू मिस्टर, क्या हो गया तुमको। अब मैं कहूँ कोई सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा सोच क्या रहा हूँ मैं। बड़ी अजीब और गरीब 10-15 दिन तक स्थिति रही मेरी। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, माँ का चित्र जहन से हट के ही नहीं दे रहा था। रात को सो रहा हूँ, माँ आ रही है चित्र के रूप में, काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही हैं। और बड़ा अजीब से कहानी हो गई है, वो मुझे देखे मैं उन्हें देखूँ। कौन हो भैया आप, जा क्यों नहीं रहे? कारण क्या था, मेरी सोल उन्हें देख रही थी, वो मेरी सोल को देख रही थी, बीच में पिस रहा था मैं। मेरा भारी वजूद उसकी चटनी बना दी उन्होंने, हट ही नहीं रहा। ये तो मैं आज उसको आसानी से समझ पाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। पहले तो मैं बड़ा परेशान हो गया, क्या हुआ है यार, वहाँ से आया हूँ, अच्छा भला गया था, मिला था, ठीक है, मेरी जिज्ञासा रही है, मैंने वो गूढ़ विषय भी पढ़े हैं, जितने गूढ़ साइंस है मैंने उसका अध्ययन कर लिया था जब बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे। मुझे उसका शौक़ था, बच्चों को कॉमिक्स का शौक़ था। अरे कॉमिक्स भी पढ़े, पर मैक्सिमम मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में रहा, गूढ़ सब्जेक्ट में हमेशा रहा। तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, उसको समझने का तो करते क्या हो, किताब में पढ़ा उनकी, क्या करते हो, वो चार्ट बनाएंगे जी, उसमें क्या करेंगे, वो भूतों को इन्वोक करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनसे अपने काम में का ये गंदी चीज़ है, छोड़ो, ये तो स्वार्थ वालों का काम है। अब मंत्र विज्ञान की तरफ आए, दैवी शक्ति जागृत होगी, मंत्रों की एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के उच्चारण से एक शक्ति इग्नाइट होती है। ये थोड़ा सा समझ में आया, मंत्र विज्ञान में कुछ है। किस लिए, मंत्र विज्ञान में जब ये फ्रिक्वेंसी एक्टिवेट होगी, एटमॉस्फेयर को क्लींस करेगी। ये मुझे पहले से ही पता था कि मांत्रिक जो ज्ञान है वो क्लींजिंग का प्रोसेस करता है, एटमॉस्फेयर को हार्मोनाइज करता है। घर में आर्य समाज के लोग फॉलो करने वाले थे, तो वहाँ हवन करते थे, उसमें मंत्रों की फ्रिक्वेंसी मैंने कई बार सुनी,
उसके आउटपुट भी देखा, उसके बाद थोड़ा सुकून शांति घर में महसूस की। कुछ दिन तक सुकून शांति रहती थी उसके घटनाक्रम के बाद। तो ये मुझे समझ में आया था इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। फिर वो लिंडा गुडमैन की किताबें पढ़ने का शौक चढ़ा। पहले वो कौन सी थी, लव साइन, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, हाँ स्टार साइन। जो लास्ट 3 बुक थी, 3rd बुक थी स्टार साइन थी, उसकी तीसरी बुक। एक ज़ोडिएक साइन थी शायद, हाँ एक सन साइन, एक लव साइन और एक स्टार साइन। तीनों मैंने पढ़ी, 2 तो मेरे पल्ले पड़ी, तीसरी नहीं पल्ले पढ़ के दे रही। उसमें वो कह रही हैं मेरे को लामा मिलने आते हैं माउंट मैकनाज में एक हट के अंदर, वहाँ पर ये लिखा करती थी। तो उन्होंने जिक्र किया मेरे से लामा मिलने आते थे अपने एस्ट्रल फॉर्म में, 3 डायमेंशनल एस्ट्रल फॉर्म में वो मेरे से मिलने आते थे। अब यहाँ मेरी रुचि का मामला शुरू हो गया। अच्छा ऐसे उड़ के आ जाते थे? नहीं, प्रोजेक्शन होता था, 3 डायमेंशनल फिगर, पारदर्शी होते थे, वो बात करके जाते थे। यहाँ मेरे को बड़ा जिज्ञासा आ रही है अब, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने घोस्ट के बारे में लिखा, घोस्ट होते हैं। घोस्ट मैं देख चुका था ऑलरेडी जब मैं 10th क्लास का था। अपनी खुली आंखों से मैंने घोस्ट को देखा, अपनी खुली आंखों से मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है 10th डायमेंशन में। अपनी आंखों से मैंने एक सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा को देखा जो गायब हो गए घर के अंदर जाकर। बाद में पता लगा वो पीर थे, हमारे घर में पीर रहे होंगे कहीं। ये भी अपनी खुली आंखों से देखा। मेरी मोटरसाइकिल पे पीर बैठ के गए, मुझे पता नहीं था, और जैसे ही मैंने उन्हें छोड़ा वो गायब हो गए। मेरे समझ नहीं आया क्या हुआ, मैं आगे चला गया। फिर किसी ने मुझे कुछ दिन बाद बताया कि अरे बेवकूफ़, छतरी वाले थे वो, मेरठ में छतरी वाले पीर बड़े फेमस हैं। उन्होंने मेरे से 2 रुपये मांगे। मैंने कहा बाबा है नहीं, बहुत जल्दी में हूँ। मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है, वो भी देखा। कुछ विलक्षण घटनाएं देखी, खुली आंखों से देखी हुई हैं। तो घोस्ट पे जो उन्होंने लिखा वो मैंने स्टडी किया। गुरु नानक जी का भी आपने बताया बाबा मेरे पास बैठे। हाँ, वो तो मेडिटेशन में आने की बात है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ये सब पहले की घटनाएं हैं। तो उसमें मेरे को रुचि हुई, घोस्ट क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं और उनके प्रति बहुत जिज्ञासा थी। मरने के बाद क्या होता है, कुछ लोगों ने मरने के बाद के वृतांत लिखे, मैंने बड़ा पढ़ता था ये चीज़ें। कहीं से अमेरिका में बता दिया ऐसा होता था, मैं घूम के आया, मैं मर गया, मेरे को वहाँ ले गए, उसके बाद ऐसा प्रकाश दिख रहा था। मेरे को इसमें बड़ी रुचि आती थी, गूढ़ विषयों में। किसी ने कहा मेरे को ना आगे का दिखाई देता है, एकदम विजुलाइज होता है, विज़न आता है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। उसकी रियल स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं, ऐसे कुछ लोगों की, वर्ल्ड के कुछ लोगों